अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 1, 2, 3 और चैप्टर 14 कोई 4 चैप्टर अभी तक हम कवर कर चुके हैं। इन 4 चैप्टर की अच्छी खासी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रीवियस 2-3 अटैम्प्ट से मैं देख रहा हूँ इन चारों चैप्टर से अबाउट 35 to 40 मार्क्स का पेपर टेस्ट हो रहा है, बल्कि एक आध अटैम्प्ट में 40 अबव भी टेस्ट हुआ है। सोफुली आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है उसकी। प्रीवियस 12 ईयर्स के पास पेपर क्वेश्चन हमने कवर किए हैं उन चैप्टर्स के साथ, हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी की है, टेस्टिंग भी हो गई है, तो अच्छे प्रिपेयर हो गए हैं। दिस मीन कोई 35-40 मार्क्स का पेपर हमारा कवर हो गया है। हम मूव होते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 वैसे हमारी कवरेज में चैप्टर 5 है, क्योंकि हमने चैप्टर 14 पहले कवर कर लिया है। सो चैप्टर 4 की तरफ मूव होते हैं, जिसके अंदर कोई 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास। एक ऑडिट एविडेंस का टॉपिक है इसमें हमारे पास, जो 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का टॉपिक है हमारे पास, 1-1.5 लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक तीसरा टॉपिक है हमारे पास ऑडिट सैम्पलिंग का, जिसके ऊपर हमारे 3-4 लेक्चर लगेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस देखी जाए 2-3 टॉपिक्स हैं, लेकिन प्रीवियस काफ़ी अरसे से लाइक 2018 से ऑनवर्ड देखा जाए, 2018 से ऑनवर्ड देखा जाए मीन पिछली कोई 6-7 अटैम्प्ट से ये चैप्टर एग्जामिनर इग्नोर करते आ रहे हैं। मीन इतना टेस्ट नहीं हो रहा। हाँ भी 2 अटैम्प्ट पहले कुछ जस्ट 3 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट हुआ है, अदरवाइज पिछली 8 अटैम्प्ट में देखा जाए तो ये चैप्टर एग्जामिनर टोटली इग्नोर कर रहे हैं, टेस्ट नहीं हो रहा। तो चांसेस हैं इस दफ़ा ये चैप्टर टेस्ट हो सकता है। क्यों? अब जो ऑडिट की नई ग्रिड दी है आई कैप ने, उसके अंदर चैप्टर 3 जो ऑडिट प्लानिंग का था और ये चैप्टर 4, इन दोनों को मिला के 20 मार्क्स की ग्रिड दी गई है कि यहाँ से 20 मार्क्स का पेपर आएगा। हाँ, वो पूरा का पूरा चैप्टर 3 से भी आ सकता है, क्यों? वहाँ पे हमारे पास कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं, ऑडिट रिस्क है, फ्रॉड है, एनालिटिकल प्रोसीजर है, मटीरियलिटी है, ऑडिट प्लानिंग है, तो वहाँ से भी आ सकता है। लेकिन चूंकि ये उसके साथ मिलाया गया, दिस मीन ये चैप्टर भी टेस्ट होगा। और चूंकि 7-8 अटैम्प्ट से इग्नोर हो रहा था, तब शायद इग्नोर नहीं होगा। ईजी चैप्टर है, मुश्किल नहीं है, 3 टॉपिक हैं जस्ट। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, ऑडिट एविडेंस से। ऑडिट एविडेंस हमने कहीं पे पढ़ा, ऑडिट का पर्पस, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। किस चीज़ के ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू आर नॉट एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या कहला है? सो हमें बीइंग ऑडिटर क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है। लेकिन ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले हमें क्या करना है? एविडेंस ऑब्टेन करनी है। मीन ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है बेस्ड ऑन एविडेंस। दिस मीन हमें ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले एविडेंस लेनी है। अब वो जो एविडेंस लेने हैं, एक स्टैंडर्ड है ISA 500 ऑडिट एविडेंस। वो कहता है कि ऑडिटर को ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले एविडेंस ऑब्टेन करनी है। मीन एन ऑडिटर शुड ऑब्टेन एविडेंस। हाँ, वो जो एविडेंस ऑब्टेन करने हैं वो क्या होने चाहिए? सफिशिएंट होने चाहिए एंड एप्रोप्रिएट होने चाहिए। So an auditor should obtain sufficient and appropriate audit evidence before expressing the opinion. मीन ओपिनियन एविडेंस की बेस पर देनी है, तो जो एविडेंस लेने हैं वो क्या होने चाहिए? सफिशिएंट होने चाहिए और एप्रोप्रिएट होने चाहिए। वर्ड सफिशिएंट का मतलब क्या है? कि ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन करने हैं वो क्वांटिटी में होने चाहिए। सफिशिएंट का मतलब क्या है? क्वांटिटी में होने चाहिए, मीन इनफ होने चाहिए, जिसकी बेस पर आप ओपिनियन दे रहे हो। वर्ड एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? कि जो एविडेंस लेने हैं वो क्या होने चाहिए? क्वालिटी होनी चाहिए, रिलायबल होने चाहिए और रेलेवेंट होने चाहिए। So an auditor should obtain sufficient and appropriate audit evidence before expressing the opinion. Sufficient का मतलब क्या है? क्वांटिटी में होनी चाहिए, और appropriate का मतलब क्या है? क्वालिटी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए। अब इनकी डिटेल में चलते हैं। क्वांटिटी का मतलब क्या है जी? क्वांटिटी 5 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 50 होने चाहिए। तो ऐसा नंबर में क्वांटिटी डिफाइंड नहीं है। क्वांटिटी का मतलब क्या है? कि ऑडिटर को थ्रू आउट द ऑडिट जो है वो मेंटेन करना चाहिए अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म।
प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या था? चैप्टर 1 में, चैप्टर 3 में भी हमने पढ़ा कि एक ऑडिटर को क्रिटिकल नेचर होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए रिगार्डिंग कंडीशन ऑफ मिस स्टेटमेंट। मीन एविडेंस मिल गए हैं तो फिर भी उनके ऊपर अनड्यू रिलाई नहीं करना चाहिए, मोर एंड मोर एविडेंस लेने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। ये क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट मीन क्वांटिटी में होनी चाहिए, क्वांटिटी मीन जितने भी मिलते हैं लेने चाहिए, मीन अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन रखना है, मीन ऑडिट एविडेंस को क्रिटिकली असेस करना है। ऑडिट एविडेंस एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? क्वालिटी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए। अब क्वालिटी रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? क्वालिटी और रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? कहते हैं कि एक्सटर्नल एविडेंस जो हैं वो मोर रिलायबल हैं, क्वालिटी हैं देन इंटरनल एविडेंस। मीन कंपनी के अंदर से इंफॉर्मेशन लेने की बजाय बाहर से इंफॉर्मेशन लो, लोन की, लीजेस की, बैंक से कंफर्मेशन लो, क्या है? एक्सटर्नल मोर रिलायबल देन इंटरनल। क्या कहला? डेटर्स की कस्टमर से कंफर्मेशन करो, वो ज़्यादा रिलायबल है देन इंटरनल। पेएबल्स की सप्लायर से कंफर्मेशन करो, ये क्या है? मोर रिलायबल है देन इंटरनल। मीन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एविडेंस जो हैं वो ज़्यादा रिलायबल हैं देन इंटरनल। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या आपका, अगर वो अच्छा है तो रिलायबल क्वालिटी एविडेंस है, अगर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छा नहीं है तो फिर रिलायबल क्वालिटी नहीं है। सो क्वालिटी रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? एक्सटर्नल एविडेंस आर मोर एप्रोप्रिएट देन इंटरनल। इंटरनल रिलायबल हैं, मीन इंटरनल एविडेंस भी रिलायबल हैं इफ कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग। कि अगर कंपनी का कंट्रोल सिस्टम जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है, अफेक्टिव है, मीन पॉलिसीज प्रोसीजर्स प्रॉपरली फॉलो होती हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी होती है, तो फिर इंटरनल भी रिलायबल है। तो एक्सटर्नल रिलायबल है देन इंटरनल। इंटरनल रिलायबल है इफ कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग। फिर कहता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं वो ज्यादा रिलायबल हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज्यादा रिलायबल हैं देन फोटो कॉपीज आर फैक्सिस। मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें जो है वो लाइक लोन एग्रीमेंट वगैरह चाहिए या कुछ और हमें इनवॉइसेस चाहिए एसेट की, तो उसमें फोटो कॉपीज या फैक्सिस इतनी रिलायबल नहीं है जितना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़्यादा रिलायबल है। फिर कहता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री में रिटन एविडेंस जो है वो मोर रिलायबल है देन ऑरल एविडेंस। मीन किसी से पूछ के आपने बातें एविडेंस लिया तो बेहतर है कि आप क्या करो, एक पेज पे लिख के उनके साइन करवा लो या उसे कहो कि ये लिख के मुझे दे दे। क्यों? ताकि आपके पास एज ए प्रूव कोई चीज़ हो, कल को बंदा मुकर भी जाए तो वो रिटन एविडेंस के थ्रू आप जो है वो अपनी बात मनवा सकते हो कि हाँ ये आपने लिख के दिया था, ये चीज़ आपने की थी। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो मोर रिलायबल है देन इंटरनल। सो एक्सटर्नल रिलायबल है देन इंटरनल। Internal reliable and if control system is strong. Original documents are more reliable than photocopies or faxes. Documentary evidence is more reliable than oral evidence. फिर कहते हैं ऑडिटर जनरेटेड एविडेंस जो है, कौन सा? ऑडिटर जनरेटेड एविडेंस वो मोर रिलायबल है देन ऑब्टेनिंग एविडेंस थ्रू समवन एल्स वर्क। मीन किसी ने काम करके, कैलकुलेशनें करके, इन चीज़ें वेरीफाई करके अगर आपको एविडेंस दिया है तो वो इतना रिलायबल नहीं है जितना ऑडिटर खुद से प्रोसीजर परफॉर्म करके, काम करके, कैलकुलेशंस करके एविडेंस ले रहा है। क्यों? वो किसी नहीं हो सकता, आपको फ्रॉडुलेंट भी चीज़ें दे सकता है, हेर फेर करके भी चीज़ें आपको दे सकता है। तो इसलिए आपने खुद से प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस लेना है रादर देन किसी के काम पर रिलाई करना। लाइक कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिटर होता है, वो भी क्या कर रहा होता है? कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू कर रहा होता है थ्रू टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर। हमने भी वही टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। तो अगर हम उसके काम के वर्किंग पेपर ले लें तो हमें अपने परफॉर्म नहीं करना पड़ेंगे, लेकिन उसके वर्किंग पेपर उतने रिलायबल नहीं हैं जितने आप अपने प्रोसीजर परफॉर्म करके जब वर्किंग पेपर प्रिपेयर करोगे। तो इसलिए ऑडिटर जनरेटेड एविडेंस जो है वो मोर रिलायबल है देन ऑब्टेनिंग एविडेंस फ्रॉम समवन एल्स वर्क। सो एक छोटा सा टॉपिक हमने कवर कर लिया, क्वालिटी रिलायबल ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है? एक्सटर्नल रिलायबल है देन इंटरनल। इंटरनल रिलायबल है फिर कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग।
Original documents are more reliable than photocopies and faxes. Documentary evidence is reliable than oral evidence, and auditor generated evidence is more reliable than obtaining evidence from someone else's work. ठीक हो गया. रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि किसी सोर्स से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है. सो ISA 500 कहता है एन ऑडिटर शुड obtain sufficient appropriate audit evidence before expressing the opinion. सफिशिएंट का मतलब क्या है? ऑडिट एविडेंस क्वांटिटी में होनी चाहिए, मीन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन करना चाहिए. और एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? कि ऑडिट एविडेंस क्वालिटी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए. रेलेवेंट की भी थोड़ी देर में बात करेंगे. कहते हैं कि ऑडिट एविडेंस की जो सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएटनेस है, ये कुछ फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है कि हमें कितनी सफिशिएंसी, कितनी एप्रोप्रिएटनेस चाहिए. ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. सो क्या कवर करने जा रहे हैं हम? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग या इन्फ्लुएंसिंग. फैक्टर्स डिटरमाइनिंग या इन्फ्लुएंसिंग क्या? सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस. मेन ऑडिट एविडेंस हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट चाहिए, लेकिन कितने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट चाहिए डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे भी. क्या फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है? वो कहता है जी, पहला फैक्टर है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर क्लाइंट जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं वहां पे हाई है, तो हमें ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी, एप्रोप्रिएटनेस ज़्यादा चाहिए. क्यों? रिस्क के चांसेस हाई हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा एविडेंस चाहिए. और चाहिए भी कहाँ से? रिलायबल सोर्स से चाहिए, क्वालिटी चाहिए. हाँ, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो हो, इन ऑडिटर ने प्लानिंग स्टेज पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट असेस किया, वो लो है, तो फिर कम सफिशिएंसी, कम एप्रोप्रिएटनेस पे भी गुजारा चल सकता है. तो ये एक फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस. दूसरा वो कहता है जी, डिपेंड करता है किस चीज पे? नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. कि कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है कि हमें ऑडिट एविडेंस ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए. अगर कंपनी का कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है तो कम एविडेंस भी रिलायबल हो सकते हैं. लेकिन अगर कंट्रोल सिस्टम वीक है, मीन फ्रॉड एंड एरर के चांसेस हाई हैं, तो फिर हमें सफिशिएंसी, एप्रोप्रिएटनेस क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए. तीसरा वो कहता है जी, डिपेंड करता है किस चीज़ पे? मटीरियलिटी ऑफ मैटर पे भी. मटीरियलिटी ऑफ मैटर पे भी, कि हम जिस मैटर, जिस अकाउंट बैलेंस, मैटर या अकाउंट बैलेंस भी आप कह सकते हो, कि हम जिस मैटर या जिस अकाउंट बैलेंस रिलेटेड एविडेंस लेने जा रहे हैं, अगर वो अकाउंट बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मटीरियल है, मीन बड़ी अमाउंट है, तो फिर हमें ज़्यादा सफिशिएंसी, ज़्यादा एप्रोप्रिएटनेस चाहिए. हाँ, अगर अकाउंट बैलेंस छोटा सा है, मीन थोड़ी सी अमाउंट है, इमटीरियल अमाउंट है, तो इतना हमारी ऑडिट ओपिनियन के ऊपर इन्फ्लुएंस भी नहीं करता, तो फिर कम एविडेंस पे भी गुजारा हो जाएगा. तो डिपेंड करता है मटीरियलिटी ऑफ मैटर या अकाउंट बैलेंस जिससे रिलेटेड हम एविडेंस लेने जा रहे हैं. सो क्या फैक्टर्स हैं जो ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी या एप्रोप्रिएटनेस डिटरमाइन कर रहे हैं? रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, हाई है तो ज़्यादा चाहिए, लो है तो कम चाहिए. नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, स्ट्रांग है तो कम पे गुजारा हो जाएगा, वीक है तो ज़्यादा चाहिए. मटीरियलिटी ऑफ मैटर या अकाउंट बैलेंस, मटीरियल है तो फिर ज़्यादा एविडेंस चाहिए, इमटीरियल है तो कम एविडेंस चाहिए. फिर कहते हैं डिपेंड करता है किस चीज़ पे? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे भी, कि हमें किस सोर्स से इंफॉर्मेशन मिल रही है. अगर तो रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन मिल रही है, रिलायबल सोर्स मीन एक्सटर्नल, तो फिर कम एविडेंस पे भी गुजारा हो जाएगा, शायद एक ही काफ़ी होगा. लेकिन अगर रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, मीन सिर्फ इंटरनल ही मिल रहे हैं, एक्सटर्नल नहीं मिल रहे, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी स्ट्रांग नहीं है, तो फिर हमें सफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए. मीन ये सफिशिएंसी थोड़ा सा एप्रोप्रिएटनेस पे भी डिपेंड कर रही है. एप्रोप्रिएटनेस मीन रिलायबल क्वालिटी एविडेंस अगर मिल गया तो सफिशिएंसी कम गुजारा हो जाएगी. लेकिन अगर रिलायबल क्वालिटी लो है तो फिर सफिशिएंसी हमें ज़्यादा चाहिए. तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे भी डिपेंड करता है कि हमें ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी, एप्रोप्रिएटनेस ज़्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए. सो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम,
मटीरियलिटी ऑफ मैटर इन क्वेश्चन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर वो कहता है जी डिपेंड करता है किस चीज पे, प्रीवियस नॉलेज या एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर पे भी, प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर, कि ऑडिटर का नॉलेज या एक्सपीरियंस भी बताता है कि एक टाइप के अकाउंट बैलेंस में अगर मसले बहुत ज़्यादा होते हैं नॉर्मल कंपनीज में, तो दिस मीन हमें इस कंपनी में भी उसके ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी एप्रोप्रिएटनेस ज़्यादा चाहिए। नहीं, ये अकाउंट बैलेंस की नेचर ऐसे, इसमें इतने कोई मसले होते ही नहीं इस टाइप की कंपनी में, दिस मीन हमें सफिशिएंसी एप्रोप्रिएटनेस कम भी गुजारा कर जाएगी। लाइक एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या प्रोडक्शन कंपनी है, तो उसके लिए मेजर अकाउंट बैलेंस होता है इन्वेंट्री और एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेंट्री, और उसके अंदर मसले बहुत ज़्यादा होते हैं कि इन्वेंट्री प्रोड्यूस हो रही है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप की कॉस्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट हो रही होती हैं, मटीरियल, वर्किंग प्रोसेस, लेबर, ओवरहेड वगैरह। तो इसलिए हमारा एक्सपीरियंस, हमारा नॉलेज ये कहता है चूँकि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसलिए इन्वेंट्री को वेरीफाई करना है या एसेट्स को वेरीफाई करना है तो हमें सफिशिएंसी एप्रोप्रिएटनेस ज़्यादा चाहिए। नहीं, कंपनी सर्विसेज देती है, बैंक है, तो उसमें इन्वेंट्री से रिलेटेड इतने मसले नहीं होते, क्यों इन्वेंट्री होती थोड़ी सी है, तो वहाँ पे सफिशिएंसी एप्रोप्रिएटनेस कम पे भी गुजारा चल जाएगा। तो डिपेंड करता है प्रीवियस नॉलेज, एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर पे भी कि हमें ऑडिट एविडेंस एक अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। जब कहता है डिपेंड करता है किस चीज पे, एविडेंस ऑफ अदर एरियाज पे भी, मीन एक अकाउंट बैलेंस पर हम काम कर रहे हैं, उसके हमने एविडेंस लिए हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि इससे रिलेटेड कोई एसोसिएटेड अदर अकाउंट बैलेंस के हमें एविडेंस ज़्यादा चाहिए कम चाहिए। सपोज हम कंपनी की सेल्स को वेरीफाई कर रहे थे और सेल के एविडेंस से हमें पता चला कि सेल में काफ़ी सारी मैनिपुलेशन के, ओवर स्टेटमेंट के चांसेस नज़र आ रहे हैं, दिस मीन्स सेल से रिलेटेड तो हमें एविडेंस ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। सेल के साथ एसोसिएटेड होता है क्या, रिसीवेबल, दिस मीन अब हमें उसके भी एविडेंस ज़्यादा चाहिए, या कैश उसके एविडेंस भी ज़्यादा चाहिए, या इन्वेंट्री उसके एविडेंस भी ज़्यादा चाहिए। तो समटाइम एक अकाउंट बैलेंस पर काम करने से उसके एविडेंस से हमें पता चलता है कि इससे रिलेटेड दूसरे अकाउंट बैलेंस के हमें एविडेंस ज़्यादा चाहिए कम चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल में पता चला कंपनी की जो है वो काफ़ी अंडरस्टेटेड नज़र आ रही है और उसके अंदर शायद कोई परचेजेज नहीं लिखी हुई, परचेजेज में कुछ एरर्स है, दिस मीन परचेजेज से रिलेटेड हमें एविडेंस अब चाहिए, साथ पेएबल से रिलेटेड भी एविडेंस अब हमें ज़्यादा चाहिए। तो ये क्या है, एविडेंस ऑफ अदर एरिया, मीन एक एरिया पर काम करने से दूसरे एरिया के एविडेंस के भी हमें पता चलता है कि कम चाहिए उसके एविडेंस या ज़्यादा चाहिए। सो ISA 500 कहता है एन ऑडिटर शुड obtain sufficient appropriate audit evidence before expressing the opinion। सफिशिएंट मीन क्वांटिटी में होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट मीन क्वालिटी, रिलायबल और रेलिवेंट होने चाहिए। क्वालिटी, रिलायबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये कोई 4-5 बातें हम कर सकते हैं। नहीं, वो फैक्टर्स आप बताएं जो शेप अप करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं या डिटरमाइन करते हैं क्या, सफिशिएंटली एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो फैक्टर्स क्या हैं, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मटीरियलिटी ऑफ द मैटर या अकाउंट बैलेंस, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रीवियस नॉलेज, एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर एंड एविडेंस ऑफ अदर एरियाज। अगर आप बुक में जाएं तो चैप्टर 4 में हमारे पास पेज 33 है, वो फर्स्ट पेज सारा का सारा यही बातें हैं, प्लीज़ वहाँ से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। स्पेशली ये 5 पॉइंट आपने लर्न करने हैं और ये कोई 5 फैक्टर्स भी हमें लिखने आने चाहिए। सो सफिशिएंट का मतलब क्या है कि ऑडिट एविडेंस क्वांटिटी में होने चाहिए। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, क्वालिटी होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए और रेलेवेंट होने चाहिए। क्वालिटी, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है वो तो हमने डिस्कस कर लिया, अब देखते हैं ये रेलेवेंट का मतलब क्या है। कहते हैं ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट होगा अगर वो सपोर्ट कर रहा है किस चीज को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस को, जिन्हें मैनेजमेंट असर्शंस का नाम भी दिया जाता है। असर्शंस का मतलब क्या है, कंपनी की मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है
तो उसके अंदर कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट करती है। मीन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं, असर्शन का मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिप्रेजेंटेशंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ट्रुथ्स, मीन कुछ सच्चाइयाँ। लाइक मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है तो उसके अंदर रिप्रेजेंट कर रही है या शो कर रही है कि हर फिगर कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, मिसिंग अंडरस्टेटेड नहीं है। अगर कोई अकाउंट बैलेंस लिखा है तो वाकई ही वो अकर हुआ है, हर चीज़ अपने अकाउंट हेड में एक्यूरेटली जो है वो क्लासिफाइड है, फिगर्स भी एक्यूरेट हैं, उसके अंदर कोई अरिथमेटिक एरर नहीं है, हर चीज़ कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, चीज़ें वाकई ही अकर हुई हैं, एप्रोप्रिएट हेड में क्लासिफिकेशन है अकाउंट बैलेंसेस की, और एक्यूरेट भी हैं, कोई अरिथमेटिक एरर भी नहीं है। तो हमने क्या करना होता है, बीइंग ऑडिटर उन असर्शंस को वेरीफाई करना होता है कि क्या वाकई ही हर चीज़ कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, क्या जो चीज़ लिखी है वाकई ही ये ड्यूरिंग द ईयर अकर हुई थी, क्या हर चीज़ अपने हेड में प्रॉपर्ली क्लासीफाई है, क्या हर चीज़ एक्यूरेट है फिगर, उसमें कोई अरिथमेटिक एरर नहीं है। कब हमने ये वेरीफाई करना होता है, जब हम परफॉर्म करते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते वक्त हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स असर्शंस को, मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिप्रेजेंटेशंस ट्रुथ्स को वेरीफाई करते हैं। इनफैक्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वेरी फर्स्ट लेक्चर चैप्टर 1 के सेकंड पेज पे। उसका मतलब ही क्या था, दीज आर टेस्ट टू वेरीफाई अकाउंट बैलेंसेस आर कंप्लीट, एक्यूरेट एंड वैलिड। सब्सटेंटिव प्रोसीजर की डेफिनेशन क्या थी, दीज आर टेस्ट टू वेरीफाई अकाउंट बैलेंसेस आर कंप्लीट, एक्यूरेट एंड वैलिड। वो कंप्लीट, एक्यूरेट एंड वैलिड वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस ही हैं। मीन सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने का मेन मकसद ही क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस को वेरीफाई करना। अब हमें पढ़ना है वो असर्शंस होती क्या है, जिन्हें हमने ड्यूरिंग ऑडिट वेरीफाई करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सो रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है कि ऑडिट एविडेंस सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस को। मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस हमने वेरीफाई की हैं, तो फिर रेलेवेंट मीन एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस हैं क्या, उनमें कुछ असर्शंस जो हैं वो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं, कुछ असर्शंस बैलेंस शीट आइटम से रिलेटेड हैं, और कुछ असर्शंस प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर से रिलेटेड हैं। इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड जो असर्शंस हैं वो हैं टोटल 5, जिनको हम लर्न करेंगे एक निमोनिक ओ ट्रिपल सी ए से, ओ ट्रिपल सी ए। बैलेंस शीट से रिलेटेड 4-5 असर्शंस हैं जिनको हम लर्न करेंगे एक निमोनिक वी सी आर ई सी। इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड 5 असर्शंस हैं, क्या हैं, ओ स्टैंड्स फॉर अकरेंस, C stands for completeness, C stands for classification, C stands for cutoff, A stands for accuracy. Occurrence, completeness, classification, cutoff, accuracy. बैलेंस शीट से रिलेटेड 4 असर्शन है, V stands for valuation, C stands for completeness, R stands for rights and obligation, rights and obligation, जिसको ऑनरशिप का नाम भी दिया जाता है, E stands for existence and C stands for classification. और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर से रिलेटेड 4 असर्शंस हैं, कौन सी, ओ डबल सी ए, मीन ये कट ऑफ छोड़ के इनकम स्टेटमेंट वाली बाकी चारों, मीन अकरेंस, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन एंड एक्यूरेसी। अब हमें क्या करना है, इन असर्शंस का नॉलेज लेना है, इनका मतलब पता होना चाहिए। एग्जामिनर पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लिखने के लिए कह सकते हैं, या इन असर्शंस को वेरीफाई करने के लिए हमने आगे प्रोसीजर्स डिफरेंट चैप्टर में पढ़ने हैं, तो मतलब पता होगा तो प्रोसीजर भी हमें समझ आएगी ना। सो ऑडिट एविडेंस
एप्रोप्रिएट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। और रेलेवेंट का मतलब क्या है कि सपोर्ट करता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। मीन मैनेजमेंट असर्शंस को मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त जो अंदर ट्रूथ्स, सच्चाइयां शो की या कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट की हैं कि हर चीज़ कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, हर चीज़ वाकई अकर हुई है, हर फिगर इसमें एक्यूरेट है, तो हमने उनको वेरीफाई करना है कब? फाइल परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इनकम स्टेटमेंट आइटम को जब हमने चेक करना है तो हमने ये 5 असर्शंस वेरीफाई करनी है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर होते क्या है? हमारे टोटल अकाउंट हेड मेनली देखा जाए तो 4 होते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज। हाँ, 5वां इक्विटी भी होता है, लेकिन मेनली 4 ही हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज। इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं इनकम स्टेटमेंट में, एसेट्स और लायबिलिटीज आते हैं कहां पे? बैलेंस शीट में। 5वां इक्विटी भी बैलेंस शीट पे आता है। दिस मीन जब हमने इनकम स्टेटमेंट आइटम को वेरीफाई करना है तो हमने इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड ये 5 असर्शंस वेरीफाई करनी है। इससे रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड। अक्रंस का मतलब क्या है कि हमने देखना है कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई चीज लिखी गई है तो वो वाकई ही अक्कर हुई है, फिक्टिशियस नहीं है, ओवरस्टेटेड नहीं है, डुप्लीकेटेड नहीं है। स्पेशली इनकम मीन सेल्स रेवेन्यू या अदर इनकम। अक्रंस का मतलब क्या है कि वाकई ये चीज अक्कर हुई है, फिक्टिशियस नहीं है, इज नॉट फिक्टिशियस, नॉट डुप्लीकेटेड एंड नॉट ओवरस्टेटेड। और कंपनी की मैनेजमेंट की कोशिश होती है इनकम को ओवरस्टेट किया जाए, एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट किया जाए। क्यों? प्रॉफिट ज्यादा शो होगा, हमें बोनस ज्यादा मिलेगा। तो अक्रंस मेनली किसकी देखनी है आपने? इनकम की देखनी है कि वाकई अकर हुई है, फिक्टिशियस नहीं है, अंडरस्टेटेड नहीं है, डुप्लीकेटेड नहीं है। अंडरस्टेटेड या ओवरस्टेटेड? ओवरस्टेटेड नहीं है और डुप्लीकेटेड नहीं है। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है कि हमने देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर हर चीज कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, मिसिंग, अंडरस्टेटेड नहीं है। क्या चीज मिसिंग या अंडरस्टेटेड हो सकती है? इनकम या एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस स्पेशली के मिसिंग अंडरस्टेटेड नहीं है। परचेजेस मिसिंग अंडरस्टेटेड नहीं है, हर चीज कंप्लीटली रिकॉर्डेड है। इधर फिक्टिशियस ओवरस्टेटेड नहीं है, स्पेशली इनकम्स, और इधर मिसिंग अंडरस्टेटेड नहीं है, स्पेशली एक्सपेंसेस और परचेजेस। क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखना है कि हर चीज अपने अकाउंट हेड में प्रॉपर्ली क्लासीफाई है, कोई मिस क्लासिफिकेशन नहीं है। मीन गलती से या जानबूझ के एडमिन एक्सपेंसेस जो मैनेजमेंट के अपने खर्चे हैं, इनको एज ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज नहीं किया गया। मिस क्लासिफिकेशन नहीं है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है और एडमिन एक्सपेंसेस एडमिन में ही है, कोई मिस क्लासिफिकेशन नहीं है। या इनकम डिफरेंट सोर्सेज से आ रही है, उनके ऊपर कुछ रेगुलेशंस हैं कि ये सोर्स वाली इनकम आप स्पेंड नहीं कर सकते, तो स्पेंड होने की सूरत में वो मिस क्लासिफिकेशन नहीं है। क्या देखना है कि हर चीज अपने अकाउंट हेड में प्रॉपर्ली क्लासिफिकेशन है, कोई मिस क्लासिफिकेशन नहीं है। इनकम की भी हो सकती है, एक्सपेंसेस की भी हो सकती है। कट ऑफ का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई कट ऑफ एरर नहीं है। कट ऑफ एरर समटाइम मैनेजमेंट से हो जाते हैं या समटाइम मैनेजमेंट जानबूझ के भी करती है। होता क्या है, सपोज हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2020, स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जनवरी 2020 को। क्या कह रहा है? ये हमारा क्या है? ईयर एंड। दिस मीन अगर हम इस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आनी चाहिए जो इस साल से रिलेटेड है, मीन इस डेट से इस डेट तक है। मीन इनकम कौन सी आनी चाहिए जो इस डेट से इस डेट तक की है, एक्सपेंसेस कौन से आने चाहिए जो इस डेट से इस डेट तक के हैं। समटाइम मैनेजमेंट क्या करती है कि इसके बाद वाला जो पीरियड है जो स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2021 को, मीन 2021 की सेल को यहां से उठा के इधर लिख देती है। मीन जनवरी नेक्स्ट की सेल को दिसंबर में लिख दिया, या यहां के एक्सपेंडिचर या परचेजेस को उठा के नेक्स्ट ईयर में लिख दिया। क्यों? करंट ईयर की सेल्स ज्यादा शो होगी, एक्सपेंसेस कम होंगे तो प्रॉफिट ज्यादा शो होगा। ये क्या है? कट ऑफ एरर्स, जो समटाइम मैनेजमेंट जानबूझ के करती भी है या गलती से भी हो सकते हैं।
तो कट ऑफ में हमने क्या देखना है कि ट्रांजैक्शन अपने करेक्ट पीरियड में रिकॉर्डेड है या नहीं है, कहीं गलती से नेक्स्ट पीरियड की करंट में या करंट की नेक्स्ट में तो रिकॉर्डेड नहीं है। तो कट ऑफ में क्या वेरीफाई करना है कि ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इनटू देयर करेक्ट पीरियड और नॉट। अकरेंस, हर चीज अकर हुई है, फिक्टिशियस ओवरस्टेटेड नहीं है। कंप्लीटनेस, हर चीज कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, मिसिंग अंडरस्टेटेड नहीं है। क्लासिफिकेशन, everything is properly classified into its account head, there is no misclassification of transactions. And cut off, all transactions have been recorded into their correct period. एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर कोई फिगर्स लिखी हुई हैं लाइक कैलकुलेशन के बाद तो वो एक्यूरेट हैं, उनके अंदर कोई अरिथमेटिक एरर नहीं है। सेल लिखी हुई है तो कैसे लिखी होती है, यूनिट इनटू प्राइस पर सेल पर यूनिट, तो उसमें कोई अरिथमेटिक एरर नहीं है। या ग्रॉस सेल माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू नेट सेल, तो उसमें कोई अरिथमेटिक एरर नहीं है। ये हम क्या करते हैं, चीज़ों को रिकैलकुलेट करके इंश्योर करते हैं कि वाकई ही एक्यूरेसी है, मीन कोई अरिथमेटिक एरर नहीं है। सो इनकम स्टेटमेंट मीन इनकम और एक्सपेंसेस रिलेटेड हमें ये 5 असर्शंस वेरीफाई करनी है, अकरेंस, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ और एक्यूरेसी। बैलेंस शीट आइटम की बात करें, स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन, तो वहां पे क्या होते हैं, मेनली एसेट्स, लायबिलिटीज, जिनसे रिलेटेड हमें ये 5 असर्शंस वेरीफाई करनी है। वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एग्जिस्टेंस एंड क्लासिफिकेशन। वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि हमने देखना है कि कुछ चीज ओवर या अंडर वैल्यू नहीं है। स्पेशली एसेट की हमें देखना है कि एसेट ओवर वैल्यू नहीं है। एसेट कैसे ओवर वैल्यू हो सकता है, अगर एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज ना की जाए तो एसेट ओवर वैल्यू हो सकता है, या डेप्रिसिएशन चार्ज तो की गई लेकिन एप्रोप्रिएट मीन जितनी बनती है रेट मेथड के अकॉर्डिंगली उतनी चार्ज नहीं हो रही, तो उस सूरत में भी एसेट क्या हो सकता है, ओवर वैल्यू हो सकता है। तो हमें वेरीफाई करना है कि वाकई एसेट की वैल्यूएशन ठीक है, मीन उसकी कॉस्ट देखेंगे इनवॉइस से, उसकी अब तक की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके देखेंगे कितनी बनती है, कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से देखेंगे कि इतनी कैरिंग अमाउंट, तो देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इतनी है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर क्या है, अंडर या ओवर वैल्यू है, ज़्यादा चांसेस क्या होंगे, मैनेजमेंट क्या करेगी, एसेट को ओवर वैल्यू करेगी। डेटर की वैल्यूएशन देखनी है कि ओवर वैल्यू तो नहीं है। कैसे ओवर वैल्यू हो सकता है सर, डेटर्स अगर उसमें बैड डेट्स प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की गई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो सूरत में डेटर मीन एसेट ओवर वैल्यू हो सकता है। इन्वेंट्री की देखनी है, ओवर वैल्यू तो नहीं है। कैसे देखा जाएगा इन्वेंट्री ओवर वैल्यू है या नहीं है, कि पर IAS टू लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे रिकॉर्डेड है या नहीं, क्यों अगर हायर अमाउंट पे रिकॉर्डेड है तो फिर ओवर वैल्यू है। क्या क्या लाइबिलिटीज की भी वैल्यूएशन देखी जा सकती है, कहीं अंडर वैल्यू तो नहीं है, जितनी बनती है उतनी है या नहीं है। तो वैल्यूएशन में देखना है स्पेशली एसेट कहीं ओवर वैल्यू तो नहीं है और लाइबिलिटीज अंडर वैल्यू तो नहीं है। कंप्लीटनेस कि हर चीज कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, कोई चीज मिसिंग अंडरस्टेटेड नहीं है, स्पेशली लाइबिलिटीज जितनी बनती हैं वो सारी की सारी रिकॉर्डेड है, कोई मिसिंग अंडरस्टेटेड नहीं है। कोई ऐसा खर्चा जो करंट ईयर का है लेकिन करंट ईयर में पे नहीं हुआ तो एक्रूड फॉर मीन एज ए लाइबिलिटी रिकॉर्ड होना चाहिए, क्यों अगर नहीं एक्रूड फॉर किया गया तो फिर क्या है, कंप्लीटनेस इंश्योर नहीं हो रही, मीन लाइबिलिटीज मिसिंग है, अंडरस्टेटेड है। कंपनी ने कस्टमर को वारंटी दी हुई है तो वारंटी की प्रीमियम रिकॉर्ड होनी चाहिए, कितनी जितनी बनती है, दो उसमें एस्टिमेट जजमेंट इन्वॉल्व है लेकिन एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। क्यों अगर कम लिखी हुई है तो दिस मीन लाइबिलिटीज अंडरस्टेटेड है, अंडर वैल्यूड है, मीन कंप्लीटली रिकॉर्डेड नहीं है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मेनली हमने देखना होती है किसकी, एसेट की, कि अगर कोई एसेट लिखा गया है तो उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मीन ऑनरशिप कंपनी के पास है या नहीं है। क्यों है तो एसेट लिखना है, नहीं है तो एसेट नहीं लिखना। कैसे वेरीफाई करेंगे, ऑनरशिप कंपनी के पास है, बिल्डिंग है, लैंड है तो उसके रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट से देख लेंगे कि ऑनरशिप कंपनी के नाम पर है तो यस ठीक है। क्या ख्याल है, मोटर व्हीकल है तो रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट देख लेंगे कंपनी के नाम पर है या नहीं है। कोई प्लांट मशीनरी लिखा हुआ है तो उसकी इनवॉइस देख लेंगे कि कितनी अमाउंट का बाय किया था उतनी अमाउंट वाला ही कंपनी के पास है या नहीं है। आइदर कंपनी ने फुल पेमेंट कर दिए तो ऑनरशिप कंपनी के पास है, और अगर फुल पेमेंट नहीं की मीन लीज वाला है तो फिर आपने अगर एसेट लिखा है तो साथ आपको कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी भी शो करनी है, क्यों इसकी ऑनरशिप आपके पास कंप्लीट अभी तक नहीं है।
क्या कहला, ऑनरशिप कंपनी के नाम पर है या नहीं है। एग्जिस्टेंस में हमने क्या देखना है कि ये एसेट जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है ये कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। कैसे देखेंगे कि एक मोटर व्हीकल लिखी हुई है, प्लांट लिखा हुआ है, बिल्डिंग लिखी हुई है, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जाके फिजिकल इंस्पेक्ट कर लेंगे कि मोटर व्हीकल वाकई कंपनी के अंदर है या नहीं है, प्लांट वाकई इतनी वैल्यू वाला कंपनी में है या नहीं है, ये बिल्डिंग या लैंड कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ऐसा लिखा हुआ है, तो जाके देख लेंगे वाकई ये वहां पे है या नहीं है। इन्वेंट्री कंपनी ने लिखी हुई है तो क्या करेंगे, स्टोर रूम में जाके 31 दिसंबर को काउंट करके देख लेंगे क्या वाकई इतनी इन्वेंट्री है या नहीं है तो एग्जिस्ट करता है, नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करता, मीन ओवर वैल्यू एक तरह का। फिर क्लासिफिकेशन में क्या देखना है कि एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटीज अपने हेड में प्रॉपर्ली क्लासिफाइड हैं। नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स में हैं और करंट एसेट्स करंट एसेट के हेड में हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का वो पोर्शन जो मोर देन 1 ईयर में पे करना है वो नॉन करंट लायबिलिटी में है, और लोन का वो पोर्शन जो ड्यूरिंग ईयर मीन कमिंग ईयर में विद इन 12 मंथ्स आपने पे करना है, करंट पोर्शन ऑफ लोन, वो करंट लायबिलिटीज में है। कहीं ऐसा नहीं सारा का सारा ही नॉन करंट लायबिलिटीज में पड़ा, नहीं, क्लासिफिकेशन एप्रोप्रिएट हेड में है या नहीं है। सो इनकम स्टेटमेंट स्टेटेड हमें क्या चेक करना है कि इनकम अकर हुई है या नहीं हुई, फिक्टिशियस ओवर स्टेटेड नहीं है, कंप्लीटनेस मेनली एक्सपेंसेस की कि कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, मिसिंग अंडर स्टेटेड नहीं है, हर चीज अपने अकाउंट हेड में प्रॉपर्ली क्लासीफाई है, इनकम या एक्सपेंडिचर भी, every transaction is recorded into its correct period and there is no arithmetic errors. Assets are not overvalued, liabilities are not undervalued, everything is completely recorded, there is no omission या understatement, assets are owned by the business, assets actually exist in the business physically, and everything is properly classified into its appropriate account head. प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात करें तो उससे रिलेटेड भी हमें कोई 4 असर्शंस वेरीफाई करना होती हैं। अकरेंस कि अगर कोई डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दिया गया है तो वाकई ही वो अकर हुआ है, मीन फिक्टिशियस नहीं है, ऐसी फर्जी नहीं बना के दे दिया गया, मीन हर डिस्क्लोजर वाकई ही अकर हुआ है, कोई चीज प्रेजेंट की है तो वाकई अकर हुई है। कंप्लीटनेस के अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जितने डिस्क्लोजर चाहिए वो सारे के सारे कंप्लीटली प्रोवाइड किए गए हैं, कोई मिसिंग या अंडरस्टेटेड नहीं है डिस्क्लोजर। लाइक लीजेस के डिस्क्लोजर दिए गए हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के प्रॉपर शेड्यूल और उनके डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं, उनका रेट क्या है, उनका मेथड क्या है, रिवैल्यूएशन कॉस्ट बेसिस है, वो सब कुछ डिस्क्लोज एज पर स्टैंडर्ड किया गया है, मीन कोई मिसिंग अंडरस्टेटेड नहीं है डिस्क्लोजर्स। क्लासिफिकेशन कि डिस्क्लोजर में भी क्लासिफिकेशन प्रॉपर है, लाइक IAS 2 कहता है कि इन्वेंट्री आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो लिख दी करंट एसेट में, लेकिन आपने नोट्स टू द अकाउंट्स में क्या करना है, इसके अंदर रॉ मटेरियल कितना है, वर्किंग प्रोसेस कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, वो बैलेंस आपने डिस्क्लोज करने। तो हमने देखना है कि रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस, फिनिश गुड्स में क्लासिफिकेशन एप्रोप्रिएट है, मीन गलती से कोई बैलेंस रॉ मटेरियल या वर्किंग प्रोसेस वाला फिनिश गुड्स में नहीं लिख दिया गया। क्या क्या क्लासिफिकेशन एप्रोप्रिएट है। फिर एक्यूरेसी कि अगर डिस्क्लोजर में आपने कुछ चीज़ें डिस्क्लोज की हैं, लाइक डेप्रिसिएशन रेट ये था, मेथड ये था, इसलिए इतनी डेप्रिसिएशन बनी है, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट ये थी, रेट ये था, इसलिए इतना इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने पे किया है, तो वो भी देखना है कि उसमें कोई अरिथमेटिक एरर नहीं है, मीन फिगर्स क्या हैं, एक्यूरेट है। सो डिस्क्लोजर्स वाकई ही अकर हुए हैं, जो जो डिस्क्लोजर चाहिए थे एज पर स्टैंडर्ड सारे कंप्लीटली प्रोवाइडेड है, मिसिंग अंडरस्टेटेड नहीं है, डिस्क्लोजर में क्लासिफिकेशन एप्रोप्रिएट है और कोई अरिथमेटिक एरर नहीं है। सो इनकम स्टेटमेंट आइटम से रिलेटेड 5 असर्शंस हैं, अकरेंस, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ एंड एक्यूरेसी। बैलेंस शीट आइटम से रिलेटेड 4-5 असर्शंस हैं, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मीन ऑनरशिप, एग्जिस्टेंस एंड क्लासिफिकेशन। और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर से हमारे पास 4 असर्शंस हैं, अकरेंस, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन एंड एक्यूरेसी। अकाउंट हेड कितने हैं हमारे पास, मेनली 4 या 5। इनकम एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी यहाँ पे आएंगी, तो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड हमें
इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड ये 5 असर्शंस वेरीफाई करनी है, एसेट्स लायबिलिटीज और इक्विटी से रिलेटेड ये 5 असर्शंस वेरीफाई करनी है। तो ये किन से रिलेटेड है? डिस्क्लोजर्स, वही इनकम एक्सपेंसेस एसेट लायबिलिटीज इक्विटी से रिलेटेड हैं। तो अगर हम इसको कहें कि गोली मार दो और इनकम स्टेटमेंट असर्शंस क्या हैं? 5 नहीं 7, एक प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर भी आपने चेक करनी है इनकम और एक्सपेंडिचर की अप्रोप्रिएट है या नहीं है। और बैलेंस शीट आइटम से रिलेटेड ये 5 नहीं, हमने साथ एक प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर भी वेरीफाई करनी है कि एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड जो डिस्क्लोजर चाहिए थे वो अप्रोप्रिएटली प्रोवाइडेड हैं या नहीं है, या एसेट लायबिलिटीज़ अपने जगह पे प्रेजेंटेड हैं या नहीं है। तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। क्या ख्याल है? अगर एग्जामिनर कह दे नहीं इनकम स्टेटमेंट की 6 असर्शंस एक्सप्लेन करें, तो छठी क्या है? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। क्या ख्याल है? बैलेंस शीट आइटम की 6 असर्शंस एक्सप्लेन करें, तो छठी क्या है? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। क्यों? ये प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है किनसे रिलेटेड? इनकम एक्सपेंसेस और एसेट्स लायबिलिटी से रिलेटेड। क्या ख्याल है? और पास में एक आध दफ़ा ऐसे हुआ है स्टूडेंट ने 5 पढ़ी थी, छठी कौन सी? छठी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है। लेकिन इसको हमें सेपरेटली भी लर्न करना है, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर से रिलेटेड सेशंस भी एक्सप्लेन करने के लिए आपको कह सकते हैं। तो सिर्फ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर से रिलेटेड क्या है वो भी हमें पता होनी चाहिए। क्या ख्याल है? सो इनके ऊपर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, इनके ऊपर कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि असर्शंस को कैसे वेरीफाई किया जाता है। तो वो हम आगे प्रोसीजर्स पढ़ेंगे चैप्टर 6, 7, 8 में। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं असर्शंस कि जब हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो उसका मकसद क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस मीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट को वेरीफाई करना। और इनकम स्टेटमेंट आइटम से रिलेटेड हम ये असर्शंस वेरीफाई करते हैं, बैलेंस शीट आइटम से रिलेटेड ये असर्शंस वेरीफाई करते हैं, और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर से रिलेटेड ये असर्शंस वेरीफाई करते हैं। अब अगर इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है? डिफरेंट ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स की रिकॉर्डिंग होती है। तो अगर एग्जामिनर कह दें कि आप ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स से रिलेटेड असर्शंस क्या हैं वो एक्सप्लेन करें, तो वो कौन सी हैं? ये इनकम स्टेटमेंट वाली असर्शंस, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स से रिलेटेड असर्शंस। बैलेंस शीट के अंदर क्या होते हैं? अकाउंट बैलेंसेस होते हैं। किसके? एसेट्स लायबिलिटीज और इक्विटी के। अगर वो कह दे कि अकाउंट बैलेंसेस से रिलेटेड असर्शंस आप एक्सप्लेन करें, तो अकाउंट बैलेंसेस से रिलेटेड असर्शंस कौन सी हैं? ये बैलेंस शीट आइटम वाली। मैं सीधा पूछे इनकम स्टेटमेंट के असर्शंस क्या है, बैलेंस शीट के असर्शंस क्या है, तो सीधा भी हमें बताना आना चाहिए। नहीं, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स से रिलेटेड असर्शंस क्या हैं, तो वो ये वाली हैं, इनकम स्टेटमेंट वाली। अकाउंट बैलेंसेस से रिलेटेड असर्शंस कौन सी हैं, तो वो कौन सी हैं? ये बैलेंस शीट वाली। नहीं, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर से रिलेटेड कौन सी हैं, तो वो कौन सी हैं? ये 4 वाली। क्या ख्याल है? सब अगर हम सम अप करें तो क्या कहता है जी कि ISA 500 कहता है एन ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बिफोर एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन। हाँ, वो जो एविडेंस होने चाहिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होने चाहिए। तो सफिशिएंट का मतलब क्या है? क्वांटिटी में होने चाहिए। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? क्वालिटी, रिलायबल और रेलिवेंट होनी चाहिए। एक्सप्लेन करें व्हाट इज मीन बाय क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो बता सकते हैं एक्सटर्नल रिलायबल है देन इंटरनल, इंटरनल इफ कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर मोर रिलायबल इफ then photocopies and faxes, documentary evidence more reliable than oral evidence, and auditor generated evidence is more reliable than obtaining evidence from someone else work। नहीं, आप 5 फैक्टर्स लिखें जो शेप अप करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं क्या? सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो भी हम बता सकते हैं। नहीं, रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है? ऑडिट एविडेंस इज रेलेवेंट इफ इट्स सपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। वो क्या है? इन्हें हमें एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। और पेज 34 जो है हमारे पास चैप्टर 4 का दूसरा पेज, उसके ऊपर हमें ये चीज़ें भी दी गई हैं। क्या ख्याल है? और नीचे एक छोटा सा टॉपिक दे दिया कि अगर ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले तो क्या करना चाहिए भाई? तो आपको डिस्कस करना चाहिए मैनेजमेंट से कि वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने में आपको हेल्प आउट करें अगर मैनेजमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रही है।
लेकिन आपको रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं दे रही, एविडेंस आपको चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट से, वो प्रोवाइड करने से डिपार्टमेंट्स को रोक रही है, तो मैनेजमेंट से डिस्कस करना है इशू। हाँ, अगर हमारे काम की वजह से नहीं मिले तो फिर हमें क्या करना है, मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या ख्याल है? लेकिन हमें काम करने के लिए भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, बंदों तक एक्सेस चाहिए, और अगर मैनेजमेंट वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है तो फिर हमने देखना है शायद ये स्कोप लिमिटेशन हमारे काम के ऊपर इम्पोज हो गई है। दूसरे दिन फिर हमें ऑडिट रिपोर्ट की इम्प्लीकेशन देखनी है कि इधर हमें डिस्क्लेमर रिपोर्ट की तरफ जाना है, एक्सेप्ट पार्ट की तरफ जाना है, या किधर जाना है। तो सर्शंस के बिल्कुल नीचे ये 3 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। वाई इफ ऑडिट एविडेंस इज नॉट सफिशिएंट, तो डिस्कस करना है मैटर 2 चार्जेस गवर्नेंस मैनेजमेंट के साथ अगर कंपनी की वजह से कोई इशू आ रहा है। नहीं, आपने काम प्रॉपर नहीं किया तो क्या करो, मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करो, मोर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करो टू टेक मोर एविडेंस। हाँ, अगर प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए हमें अलाउ नहीं किया जा रहा या एक्सेस नहीं डॉक्यूमेंट्स तक, रिकॉर्ड तक दी जा रही, तो फिर हमने क्या करना है, कंसीडर करना है मैटर की इफेक्ट किस चीज के ऊपर, ऑडिट ओपिनियन, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। तो ये कोई 3 पॉइंट ये भी लिखे जा सकते हैं। सो ऑडिट एविडेंस का एक टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने कैसे हैं, होते क्या हैं, वो तो हमने देख लिया, ऑब्टेन कैसे करने हैं उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और साथ इनके ऊपर हम कुछ पास पेपर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ।